धन्यवाद गौरी जी और सभी मित्रों। जो हम सब एक ही तरह का काम करते हैं, सब शिक्षक हैं, तो यहाँ पढ़ने पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जाहिर है कि आप सब भी यही काम करते हैं, कुछ अलग अलग ढंग से सोचते होंगे। कविता पर, कहानी पर, उपन्यास पर, नाटक पर, जो कथेतर विधाएं हैं उन पर, या साहित्य की अन्य विधाओं पर हम लोग सोचते रहते हैं। और यह सही है कि पीछे के लगभग 40 वर्ष जो हिंदी ही नहीं, पूरी दुनिया में और खासकर भारत में, भारतीय साहित्य में विमर्श केंद्रित रहे हैं। 90 के बाद का समय तो पूरी तरह से विमर्श मूलक रहा है, हिंदी में विशेष तौर पर। जो भी आज विमर्श हमारे सामने हैं, अपने उत्कृष्ट रूप में, अपने उन्नत रूप में, ये लगभग उसी दौर में सक्रियता के साथ इन पर काम शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें एक आ गईं हिंदी में। यानी कि जब हम स्त्री विमर्श की बात हिंदी में करते हैं, तो यह नहीं है कि ये 80 और 90 में एकाएक आ गया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी में बहुत पहले महादेवी वर्मा ने 1942 में श्रृंखला की कड़ियाँ नाम की किताब प्रकाशित की थी, और उसके भी निबंध 30 से 42 के बीच में लिख लिए गए थे। आज अगर भारत में स्त्री विमर्श को समझना है, भारतीय स्त्री के दुख, दर्द और संघर्ष को समझना है, और खास करके वो जो औपनिवेशिक काल था पूरा का पूरा, उस समय को समझना है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ से अधिक प्रामाणिक कोई दूसरी किताब नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि वो हिंदी में लिखी गई शायद एक बड़ा कारण बन गया पूरी दुनिया में स्त्री विमर्श के लिए। जो एक किताब बहुत चर्चित है, हम सब जानते हैं उसके बारे में, द सेकंड सेक्स, सिमोन द बुआ की, वो मूल फ्रेंच में 1949 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि श्रृंखला की कड़ियां के 7 वर्ष बाद उसका प्रकाशन हुआ था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे वहाँ ये काम पहले से चल रहा था। और पीछे अगर जाएंगे आप, तो बंगाल में मोक्षदायिनी जी का जो संग्रह है वो प्रकाशित हो गया था 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, कविता संग्रह। गद्य में तो काम चल ही रहा था। तो पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई चीज़ें ऐसी चल रही थीं जिन्होंने नवजागरण काल में भी और उसके बाद भी स्त्री स्वर को महत्ता दी। आप में से कुछ लोग परिचित होंगे रखमाबाई के प्रसंग से। इतिहासकार सुधीर चंद्र ने बहुत विस्तार से उस पर काम किया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के वर्षों में रखमाबाई ने बेमेल विवाह उनका था, कम उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था। कैसे उस विवाह से उन्होंने मुक्ति अर्जित की और विदेश गईं और डॉक्टर बन करके लौटी। और उस समय की सारी सत्ता, देसी और विदेशी दोनों सत्ता, इस पक्ष में थी कि रखमाबाई को अपने पति के घर चले जाना चाहिए। सब लोग चाहते थे कि चले जाएं और ये जो उनका संघर्ष का रास्ता है छोड़ दें, लेकिन रखमाबाई ने वो रास्ता लिया। तो जाहिर है कि महादेवी जी उसके बाद आती हैं। तो एक परंपरा सी है, कोई चीज़ हवा में नहीं होती। आप उसके भी अगर पीछे जाएंगे हमारे वहाँ, तो आपको भक्त जो कवित्रियाँ हैं उनके वहाँ ऐसे स्वर मिलेंगे जिन्हें आज आप, मीराबाई को तो हम लोग पढ़ते ही हैं, मीराबाई के अलावा कन्नड़ की जो कवित्री हैं उनको अगर उनकी कविताओं का अनुवाद आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत लोकप्रिय शब्द, बहुत क्रांतिकारी किस्म की चीज़ें आपको लगेंगी। हाँ, जहन खोल देने वाली, दिमाग खोल देने वाली बातें लगेंगी। तो यह जो स्त्री विमर्श का स्वरूप है, चाहे वो कविता में हो या कहानी में हो या उपन्यास में हो या नाटक में हो या विचार साहित्य में जो आजकल आ रहा है, इधर तमाम हमारी महत्वपूर्ण लेखिकाओं ने उस पर काम किया है, सैद्धांतिक कार्य, अनामिका जैसे लोगों ने। तो ये एकाएक नहीं हुआ है, एक लंबी परंपरा है इसकी। बल्कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ पुरुष रचनाकारों ने भी इस दिशा में बड़ा कार्य किया। अगर आप प्रेमचंद के निबंधों को देखेंगे, जो स्त्री विषयक उनके निबंध हैं, तो आपको ये दिखाई देगा कि प्रेमचंद अपने कथा साहित्य में तो जो करते हैं, निबंधों में बहुत स्पष्ट हैं। वो स्त्री शिक्षा को लेकर, विवाह संस्था को लेकर, स्त्री की आर्थिक आज़ादी को लेकर,
ये तमाम जो प्रसंग हैं प्रेमचंद के वहाँ ये दिखाई देते हैं, जो कि बाद में हिंदी में या कहीं भी स्त्री विमर्श का मुख्य स्वर बने। प्रेमचंद के लगभग साथ साथ इलाहाबाद में रामेश्वरी नेहरू जैसे लोग थे। आजकल फेसबुक पर आप लोग स्त्री दर्पण करके कुछ कवि मित्र चलाते हैं, लेकिन ये मूल रूप से एक पत्रिका थी, स्त्री दर्पण इलाहाबाद से निकलती थी। रामेश्वरी नेहरू इसकी संपादक थीं और उस दौर की बहुत विचारशील पत्रिका थी, जो स्त्रियों से संबंधित विषयों पर बौद्धिक किस्म के आलेख प्रकाशित करती थी, रचनाएं प्रकाशित करती थी। निवेदन सिर्फ यह है कि जब हम समकालीन हिंदी कविता में स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमारी जो पूर्वज रचनाकार हैं इनके पहले, उन्होंने बड़ा कार्य किया है। ठीक है कि वो सीधे सीधे उनके सामने फेमिनिज्म का कोई सैद्धांतिक स्वरूप नहीं था। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को नहीं पढ़ा था, उन्होंने सिमोन द बुआ को नहीं पढ़ा था, या आज गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जैसे लोगों को नहीं पढ़ा था, लेकिन उन लोगों ने समाज को पढ़ा था, उन लोगों ने समाज में परिवर्तन की जरूरत को महसूस किया था, उस ढंग से सैद्धांतिकी निर्मित की थी। महादेवी जी का नाम मैंने अभी लिया। 1948 की नागार्जुन की एक कविता है जिसमें जो है मछली और एक स्त्री आपस में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप उस कविता की अगर पंक्तियां सुनेंगे तो वो मछली कहती है स्त्री से कि हमें इन्होंने कैद कर लिया तालाबों में, इसीलिए तो तुम्हें इन्होंने कैद कर लिया, साथ साथ देवढ़ियों वाली हवेलियों में, सुविधा और सामर्थ्य के मुताबिक। दरअसल यह जो स्त्री विमर्श है, यह जो दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, वंचना के विरुद्ध जो भी विमर्श आए हैं, उन सब का सारा हस्तक्षेप यही है कि सुविधा और सामर्थ्य के मुताबिक चीजों को पर कब्जा कर लेना, चीजों को अपने अधीन कर लेना, इसी का प्रत्याख्यान है पूरा का पूरा। किसी और की जो कह सकते हैं उपस्थिति है, उसके महत्व को एक तरह से नकार देने का जो भाव रहा है, उसका क्रिटिक लेकर के ये सारे के सारे विमर्श आए। सत्ता में भागीदारी, अब सत्ता की भागीदारी किस तरह की होती है? एक चीज स्त्रियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या रही, स्त्री कविता के सामने, स्त्री कहानी के सामने, या स्त्री जो भी साहित्य निकल करके आया है, कि उनके सामने जो सबसे बड़ी चीज रही कि पितृसत्ता से संघर्ष किस प्रकार हो, क्योंकि पितृसत्ता की मार बहुत बारीक होती है। कई बार जिसे आप क्रांति समझ रहे होते हैं या समझ रही होती हैं, दरअसल पितृसत्ता उस पर पीछे मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसका काम चल रहा होता है वहां पर, वो समझ रही होती है कि उसका काम हो गया। तो पितृसत्ता ये जो हजारों साल से रक्त मज्जा में समाई चीज है, उससे संघर्ष बड़ी चीज है। और ये स्त्री विमर्श के तमाम सिद्धांतों के माध्यम से, उस पर लिखे गए साहित्य के माध्यम से, उस आधार पर बनी फिल्मों के माध्यम से, कला के तमाम माध्यमों से निश्चित तौर पर उसका क्रिटिक, उसकी समालोचना, आलोचना प्रस्तुत हुई है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य समाज के विकास के अर्थ में भी। अगर हम विकसित हो रहे हैं और ये मानते हैं कि पूरी दुनिया विकसित हो रही है और तमाम चीजें, तो यहाँ पर एक ये बड़ा मसला है। आप कभी थोड़ा सा इतिहास पीछे की तरफ देखेंगे तो 1882 में सीमंतनी उपदेश नाम की एक किताब प्रकाशित हुई थी। इसे जो दलित विचारक थे डॉक्टर धर्मवीर, वो कई कारणों से विवाद में रहे, लेकिन यह किताब उन्होंने ढूंढ कर निकाली थी, और अनुमान से ही उन्होंने बताया था कि शायद माई भगवती नाम था इसकी लेखिका का। 1882 की जो यह पुस्तक है मित्रों, उसमें माई भगवती शायद पंजाब के इलाके की कहीं की रहने वाली थी, ऐसा अनुमान किया गया है, देखा गया है। उसमें जो उद्धरण है, देखिए पितृसत्ता को कैसे एक तरह से समझने या समझाने की कोशिश करती हैं माई भगवती। उसमें कहती हैं वो, अगर इस दुनिया में कुछ खुशी है तो उन्हीं को है जो अपने तई आज़ादी रखते हैं। हिंदुस्तानी औरतों को तो आज़ादी किसी हालत में नहीं हो सकती। बाप, भाई, बेटा, रिश्तेदार सभी हुकूमत रखते हैं, मगर जिस कद्र खाविंद जुल्म करता है पति, खाविंद जुल्म करता है
उतना कोई नहीं करता। लौंडी तो यह सारी उम्र सबकी ही रहती है, पर शादी करने से तो बिल्कुल जर खरीद हो जाती है। इस दुनिया में चाहे बादशाहत की नियामत मिले और आज़ादी न हो, नर्क के बराबर है। 1882 का यह कथन है। आज जो स्त्री विमर्श में हम लोग बहुत रेडिकल स्वर सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, ये आज से लगभग लगभग 150 वर्ष पहले माई भगवती का यह कथन है। मैं परिवार संस्था में यकीन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि परिवार बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन आप महिमा मंडन कैसे करेंगे? आप उसके भीतर जो परिवर्तन, जरूरी परिवर्तन है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो चीज़ें इसी तरह की आलोचना का शिकार हो जाती हैं। ये आलोचना की जरूरत क्यों पड़ी होगी? आप कभी देखें कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो उसमें दोष आ गए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपने मूल स्रोत में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वहां पर हम स्त्री के उन्नत स्थान की बात करते हैं, उन्नत स्थान की बात करते हैं, पारिवारिक संरचना में बहुत ऊंचाई देते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन व्यवहार जगत में चाहे जिन भी कारणों से यह संभव हुआ, वो तो उस स्थिति में गया होगा कि माई भगवती जैसे लोगों को इस तरह लिखना पड़ा। या 1948 में एक पुरुष कवि नागार्जुन को स्त्री की इस दुर्दशा के बारे में या इस स्थिति के बारे में कहना पड़ा। जैनेन्द्र जैसे पुरुष कथाकार को बहुत सारी ऐसी चीजें सामने करनी पड़ी जो लोगों को उस दौर में आहत करती थी। हालांकि स्त्री विमर्शकार जैनेन्द्र से पूरी तरह सहमत नहीं है, जैनेन्द्र के पूरे ट्रीटमेंट से सहमत नहीं है, वो होना भी चाहिए। वो प्रेमचंद के भी सारे ट्रीटमेंट से सहमत नहीं है, ये होना भी चाहिए। आज हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम अपने को प्रगतिशील या बहुत अग्रगामी समझते होंगे, 50 साल बाद की पीढ़ी हमें अपने से पिछड़ा समझेगी, क्योंकि वो हमसे आगे निकल चुकी होगी बात, व्यवहार, विचार, तमाम चीज़ों में। तमाम आजकल रोज जो निर्णय आते हैं, आप देखें, कल तक आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते थे, आज अखबारों में उनके विज्ञापन आते हैं। सारी चीज़ों के, दुनिया बदलती चली जाती है। तो जो ये स्त्री विमर्श बाद में, महादेवी वर्मा की कविताओं को देखिए, अगर कविताओं पर बात करनी है और कविताओं को देखना है तो लंबे समय तक, और मुझे लगता है कि आप सब भी जिस पीढ़ी के अध्यापक हैं, जिस पीढ़ी में पढ़ के आए हैं और अब अध्यापक हैं, आप सबको महादेवी जी की कविताओं का जो पाठ पढ़ाया गया होगा, जो टेक्स्ट आया होगा, उसकी जो व्याख्या हुई होगी, वह व्याख्या वही रहस्यवादी कवित्री के रूप में ही हुई होगी। बात आया होगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, और एक अलौकिक सत्य के साथ उसको जोड़ दिया गया होगा। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, एक अलौकिक सत्ता के साथ उसको जोड़ दिया गया होगा। लेकिन कभी इस पर विचार ही नहीं हुआ कि जो महादेवी वर्मा जिन दिनों कविताएं लिख रही थी, उन्हीं दिनों जब ऐसे निबंध लिख रही थी जिनमें स्त्री की दासता का विरोध है, स्त्री के शोषण का विरोध है, स्त्री की मुक्ति का प्रसंग है, वो महादेवी वर्मा अलौकिक सत्य के साथ जुड़ करके कविताएं क्यों करेंगी? कभी किसी ने नहीं सोचा। ये जब स्त्री विमर्श का पूरा दौर आया है, जिसमें महादेवी वर्मा के गद्य का पुनर्पाठ हुआ है, श्रृंखला की कड़ियां का पुनर्पाठ हुआ है, तब लोगों को लगा कि उनकी कविता को भी नए सिरे से पढ़ना चाहिए। अब आप देखिए, इसी कविता को बदल दीजिए, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अगर आप एक अलौकिक सत्य के साथ इस कविता को जोड़कर देखती हैं, तो कह सकते हैं कि यह एक प्रार्थना गीत की तरह है, एक प्रणय निवेदन है अलौकिक सत्ता के प्रति। लेकिन अगर आप इसे लौकिक धरातल पर जोड़कर देख लेंगे, तो यह पूरी तरह से पितृसत्ता से एक तरह से संवाद की कविता बन जाती है। अब ये कविता की कला के भीतर है कि कहीं कोई एकाध पंक्ति ऐसी आती है जो रहस्यवादी टोन बनाती है उसका। यह समय के दबाव का मामला है। जिस कालखंड में पुरुष कवियों को भी अपनी प्रेम कविता कहने लिखने की आज़ादी न हो, जयशंकर प्रसाद को भी आंसू को थोड़ा रहस्यवादी टच देना पड़ता हो, उस कालखंड में एक स्त्री के लिए स्पष्ट प्रेम कविता लिखने का या अपनी बात कहने का प्रसंग आ नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन इससे पूरी कविता का जो टोन बदल जाता है वो नहीं बदलना चाहिए। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हजारों साल तक हमारी अगुवाई कर लिया आपने, हजारों साल तक आपने हमें रास्ता दिखा लिया, बताया किधर जाओ क्या करो,
कवित्री कहती है कि अपंथ रहने दो, अपरिचित छोड़ दो, ये जो रास्ता है ये अपरिचित है, हम खुद तय कर लेंगे इसको। प्राण रहने दो अकेला, नहीं जरूरत है इस तरह के मालिक बनकर जो साहचर्य है, उस साहचर्य की आवश्यकता नहीं है। साहचर्य अगर है तो बराबरी का होना चाहिए। मालिक और नौकर के बीच, मालिक और सेविका के बीच का साहचर्य, पति पत्नी का साहचर्य कैसे हो सकता है? प्रिय और प्रिया का साहचर्य कैसे हो सकता है? कविता पूरा अपना अर्थ बदल देती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, जब वो कहती हैं परिचय इतना इतिहास यही, तो एक तरफ वो जो हजारों साल की दास्ता है उसको रखती हैं सामने, और उसी के साथ यह भी बता देती हैं कि यह जो पितृसत्ता है वो इतनी मतलब कह सकते हैं आसान चीज नहीं है कि जिससे आप मुक्ति पा लेंगे बहुत आसानी से, कि दरवाजा खटखटाया और निकल जाएंगे ना। इतनी आसानी से ये मुक्ति नहीं मिलने वाली है। महादेवी जी की तमाम कविताओं को आप इस ढंग से अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। छायावादी कालखंड का दबाव है। मुक्ति के तमाम प्रसंग उनकी पंक्तियों में आपको मिल जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि हम लोग जो भावार्थ की परिकल्पना में कविता पढ़ते हैं वह बहुत ठीक पद्धति नहीं होती। भावार्थ की परिकल्पना में कविता पढ़ते हुए हम पूरी कविता का एक टोन निश्चित करते हैं। यह कविता यहां से लेकर यहां तक ये कहती है, नहीं। कविता अलग अलग पंक्तियों में भी होती है। एक कविता जब हम 15 पंक्तियों की, 20 पंक्तियों की लिखते हैं तो एक हो सकता है कि पूरी कविता का एक टोन निश्चित कर ले, हो सकता है कि अलग अलग पंक्तियां आपको अलग अलग विषयों की ओर, अलग दृश्यों की ओर लेकर जाती हूं, अलग प्रसंगों की ओर लेकर जाती हूं। एक ही कविता की 5 पंक्तियां आपको 5 तरह के प्रसंगों से जोड़ सकती हैं, ले जा सकती हैं। इसलिए जरूरी होता है कि चाहे हम अपने पूर्वज कवियों को पढ़ें या समकालीन कवियों को पढ़ें, कविता को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ें। पूरी कविता का टोन निश्चित करके एक अर्थ न बताएं। उसका टेक्स्ट तभी सार्थक है जब हम एक एक शब्द से गुजरेंगे। उसकी कविता में एक एक शब्द का महत्व होता है। कवि हवा में नहीं लिखता कुछ भी, एक एक शब्द अपनी कविता में वो चुनता है, लेकर आता है, इसलिए उसका महत्व है। ऐसा नहीं कि मुक्त छंद की कविता हो गई तो शब्द इधर उधर कर देंगे तो चलिए मीटर का कोई मामला नहीं, छंद का कोई मामला नहीं, तो बिगड़ जाता है। वहां भी मुक्त छंद में भी कविता का की जो संरचना है वो कवि तय करता है कि कहाँ कौन सा शब्द होगा, किस आरोह अवरोह में होगा, कैसे आएगा। नितांत गद्य की तरह लिखी जाने वाली कविताओं में जो विष्णु खरे जैसे कवि लिखा करते थे, उनमें भी यह करना पड़ता है। निवेदन मैं ये कर रहा था कि महादेवी जी को या इस तरह की किसी भी कवित्री को जब आप पढ़ रहे हों तो आप पूरी कविता का एक टोन निश्चित न करें और फिर देखें कि कैसे अर्थ बदलता चला जा रहा है। थोड़ी सी निगाहें खुली रखें, थोड़ा अपने विवेक को स्वतंत्र होने दें उस दौर में, उस समय में। और इस अर्थ में मैं कहूँ आपसे, मैं जो उत्तर आधुनिक विचारक हैं उनसे बहुत दूर तक तो सहमत नहीं होता, लेकिन जो टेक्स्ट की आज़ादी का जो पूरा प्रसंग है मैं उससे जरूर सहमत होता हूं उनसे, कि वे लोग कहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो एक तरह से आजाद होता है। आप उसको लेखक की उपस्थिति से जोड़कर न देखें, आप उसे अपने समय में पढ़ लें, आप उसको अपने समय में पढ़ लें, अपने समय की जरूरत के मुताबिक पढ़ लें। पढ़ना चाहिए। अगर हम इस तरह से आज जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। एक बात और भी होती है मित्रों, कई बार हम आज के चश्मे से पुरानी चीजों को पढ़ते हुए मूल्य निर्णय देने लगते हैं। इससे बचना चाहिए। देखिए क्या है, 100 साल पहले जो हुआ, आप उसके समय का दबाव उस पर रहा होगा, आप उसका मूल्यांकन करते समय उसकी कितनी जरूरत आपके समय में है उसको देख लें। आप आज के चश्मे से उसकी कमियां बताएंगे तो सिर्फ कमियां ही कमियां मिलेंगी उसमें। यानी कि महादेवी वर्मा की कविता उस अर्थ में स्त्रीवादी कविता नहीं हो सकती जिस अर्थ में अनामिका की कविता हो जाएगी। उस अर्थ में नहीं हो सकती वो, जिस ढंग से देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको बृहत्तर रखेंगे, खुला रखेंगे, तो आपको अनामिका, सविता सिंह,
किसी भी स्त्री कवि जो एकदम नई से नई कवित्री है कोई, उसकी कविता के स्रोत कहीं ना कहीं आपको पीछे मध्यकाल तक लेके चले जाएंगे, मीरा तक लेके चले जाएंगे, महादेवी से जोड़ते हुए। तो यह जो पूरी बातचीत कहने का मेरा आशय सिर्फ यह था कि जो समकालीन कविता का जो, ये भी एक विचित्र चीज है। आप याद करें कि महादेवी के बाद पूरे कालखंड में दूसरी उल्लेखनीय कवित्री कीर्ति चौधरी हैं। यानी कि लगभग 20-30 वर्ष में कोई कवित्री नहीं है जो उल्लेखनीय हो। कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि स्त्रियों ने कविता नहीं लिखी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हम तमाम लोगों का ये दायित्व है कि अगर हम जो छायावाद और उसके बाद का समय है 1950 तक की पत्र पत्रिकाओं को अगर टटोले तो बहुत सारे स्त्री कवियों की कविताएं मिलेंगी हमें, और वो बहुत अलग ढंग की भी हो सकती हैं। संभावना व्यक्त किया जा सकता है, इस मतलब हम इसकी संभावना को समझ सकते हैं, लेकिन नहीं है। फिर कीर्ति चौधरी हमें दूसरी महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में महादेवी जी के बाद मिलती हैं। फिर एक लंबा गैप आप देखें, फिर कवित्रियां नहीं है। फिर आकर के 8वें और 9वें दशक में बड़ी संख्या में कवित्रियां आती हैं। तेजी ग्रोवर, गगन गिल, अनामिका, सविता सिंह, ये तमाम लोग, शुभा, कात्यायनी, तमाम नाम आपको मिलते चले जाएंगे। ये सब 90 के दशक में आ जाते हैं। गगन गिल और तेजी ग्रोवर थोड़ा पहले, और उसके बाद ये लोग आ जाते हैं। ये कभी इस पर विचार करना चाहिए, क्या यह हमारी सामाजिक संरचना का दोष है कि स्त्रियां कविता नहीं लिखती, नहीं लिख रही थी, या लिख करके छपवा नहीं रही थी, लिख करके छपवा नहीं रही थी। महादेवी, कीर्ति चौधरी, 20-25 वर्ष का गैप बीच में, और वो भी कीर्ति चौधरी इसलिए लिख पाई कि उनकी मां सुमित्रा कुमारी सिन्हा खुद रचनाकार थी। उनके भाई जो हैं अजित कुमार, वो भी लेखक थे। उन्होंने जिनसे विवाह किया, ओंकार नाथ जी, वो भी कथाकार थे बीबीसी जाने से पहले। एक पूरा साहित्यिक परिवेश है वहां पर। स्नेहमयी चौधरी, अजित जी की पत्नी, वो भी कविता लिखती हैं बाद में। लेकिन ये जो 20-25 वर्ष का गैप है, फिर एक 20-25 वर्ष का लंबा गैप है, कोई उल्लेखनीय चेहरा नहीं है कविता में। इस ये हमारे साहित्यिक पर्यावरण पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है कि हमने कैसा साहित्यिक पर्यावरण बना रखा था जहां पर उस पर्यावरण में स्त्री स्वर के लिए गुंजाइश नहीं थी, स्त्री स्वर को जगह नहीं मिल पा रही थी। इस बीच से निकल करके 80 के बाद बड़ी संख्या में कवित्रियां आती हैं। नाम मैंने लिया, पहली खेप में गगन गिल और तेजी ग्रोवर जैसी कवित्रियां आती हैं। बाद में इनका स्वर बदल जाता है दोनों कवित्रियों का, लेकिन अपने आरंभिक दौर में एक दिन लौटेगी लड़की में जब गगन गिल आती हैं तो बहुत बहुत नए ढंग की कविताएं हैं, वो बहुत नए ढंग की कविताएं थीं। वो 80 से 85 के बीच का जो दौर है आप देखें तो लगता था कि ये कविताएं तो एक स्त्री ही लिख सकती थी। पुरुष अपने तमाम कैथारसिस के बावजूद, अपने तमाम विरेचन के बावजूद शायद इस तरह की कविता संभव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो गगन गिल आती हैं, तेजी ग्रोवर आती हैं, मैं तेरे सपने में थोड़े ही हूँ पगली जैसी कविता लेकर के। उस समय उनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दोनों कवित्रियों को मिलता है, नोटिस में आती हैं। अनामिका जो पहले से कविता लिख रही थी, एक साहित्यिक परिवेश में थी, पिता कवि थे, माँ प्रोफेसर साहित्यकार थी। अनामिका आती हैं, जगह बनाती हैं। बाद में सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी, और अब तो कम से कम इस समय 50 अच्छी कवित्रियां कविताएं लिख रही हैं। आप सोशल मीडिया पर रोज आप देखेंगे कवित्रियों की कविताएं, अच्छी कविताएं दिखाई देती हैं। ये सब लोग लिखते हैं, अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। ये गौरी यहाँ बैठी हुई हैं, गौरी हैं, ये तमाम लोग हैं, ये सब लोग जो ये चीज जो निकल करके आई हैं चीजें, ये एकाएक नहीं हुआ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आत्ममोह से बाहर निकल कर देखना चाहिए कि हमने एक साहित्यिक पर्यावरण ऐसा तो बनाया ही था जहां पर स्त्री स्वर के लिए या तमाम वंचित समुदायों से आए हुए लोगों के लिए जगह बहुत कम थी। तमाम मार्क्सवादी विमर्श के बावजूद, क्योंकि पूरा विमर्श पिछले लगभग आप उठा के देखेंगे 75-80 वर्षों का, अगर और भी करीब 100 वर्षों का अगर आप हिंदी का विमर्श उठा के देखेंगे तो वह अपने को प्रगतिशील मतलब उसका बड़ा हिस्सा जो है वो प्रगतिशील विमर्श का है, जिसके केंद्र में मार्क्सवाद जैसी विचारधारा है। गांधीवाद है तो भी एक उदारता की विचारधारा है।
एक बड़ी बात यह है स्त्री विमर्श के स्वरूप के बारे में मित्रों की, जो दलित रचनाकार अभी आए हैं वहां पर भी एक मैं सिर्फ संकेत करना चाहता हूं कि दलित स्त्री रचनाकारों ने भी वहां पर अलग से स्त्री विमर्श की बात की है और कहा है कि जो स्त्री विमर्श का एक बना स्वरूप आया है जो चल रहा था, उससे उन्होंने अपने को अलगाया है और यह माना कि उनके वहां भी जो पुरुष रचनाकार हैं, ये उनके दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी होते हुए भी, मुक्ति का संग्राम लड़ते हुए भी पितृसत्ता की छाया है। ये स्त्री दलित रचनाकारों का कहना है, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। यानी कि मामला इतना आसान नहीं है। जो लोग मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे हजारों साल से, दलित समाज के लोग, वंचित समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, अगर वहां की स्त्रियां निकल करके कहती हैं कि यहां पर भी हमारे साथ मामला दोयम दर्जे का ही है, यानी मुक्ति के भीतर मुक्ति, यानी कि जो बहुत क्या अंग्रेजों के दौर में औपनिवेशिक काल में कहा जाता था कि भारतीय स्त्रियां गुलामों की गुलाम हैं, तो यह बात अगर आप देखेंगे तो तमाम वंचित समूहों में स्त्रियों की स्थिति वैसी। इसलिए जो दलित कविता में स्त्री स्वर है वह पुरुष दलित कवि से भिन्न है। वहां मुक्ति की और तीव्र आकांक्षा आपको दिखाई देगी, तीव्र आकांक्षा दिखाई देगी। जिस तरह शेष जो मुख्य धारा का साहित्य जिसे कहते हैं पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में, वहां पर स्त्री स्वर भिन्न है। यानी कि इसको ऐसे भी देखिए, कई बार जो दलित स्त्री विमर्शकार हैं उनका कहना यह है कि प्रसव वेदना जो है वो हर तरह की जो स्त्री है उसको होगा, लेकिन एक को नाले के किनारे में होना पड़ता है और एक को जो है कहीं हॉस्पिटल में सुविधा मिल जाती है, तो दोनों का दुख एक जैसा कैसे रह जाएगा, दोनों का दर्द एक जैसा कैसे रह जाएगा। जाहिर है कि जब वह स्त्री जिसे झोपड़ी में, नाले के किनारे या दुख के बीच उस वेदना से गुजरना पड़ा है, जब वह कविता लिखेगी तो उसकी वेदना, उस प्रसव वेदना का उसका स्वर वही नहीं होगा जो किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में मातृत्व जिसको मिला है उसका होगा। जाहिर है कि स्त्री विमर्श के भीतर भी उसकी कई बहुस्तरीयता है। इसका रेखांकन भी बहुत जरूरी होता है, इसको पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। यानी कि एक साथ आप अगर 10 स्त्री कवियों को पढ़ रही हैं तो वहां भी देखना होगा कि जो समस्याओं की बहुस्तरीयता है उसको किस कवि ने किस तरह देखा है, कैसे कहा है। एक बड़ा प्रचलित तथ्य है जिसे कवित्रियों ने लिखा कि एक घर पिता का, एक घर पति का, मेरा घर कहाँ है। पिता का घर, पति का घर, एक पहचान पिता के घर की, एक पहचान पति के घर की, मेरा घर कहाँ है। सामान्यतः लगेगा कि ये कोई चौंकाने वाली बात है, लेकिन यह सवाल तो है, यह सवाल तो है। आप पूरी सामाजिक संरचना को उठाकर देखेंगे तो बच्ची जिस घर में पैदा होती है, बढ़ती है, जहां सपने देखना शुरू करती है, उसे बचपन से ही बताया जाता है कि तुम पैदा जरूर यहां हुई हो, लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे पति का घर होगा। जब आप वहां जाते हैं तो वो ससुर और पति का घर होगा। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, जायसी का जो मानसरोदक खंड है उसमें जब रानी जो है वो नहा रही है अपनी सखियों के संग, तो सखियां आपस में किलोल करती हैं कि मायके में जितने दिन सुख है ले लो, वहां जाओगी तो ससुर बाहर होगा, वो निकलने नहीं देगा, सास होगी न, मतलब एक जो मध्यकालीन सामाजिक संरचना थी उसकी। यानी कि यह जो एक अनवरत चलने वाली चीज है वह एक आधुनिक रूप में आता है कि मेरा घर कहाँ है। यह देखिए, ये स्त्री विमर्श का कह सकते हैं आप केंद्रीय प्रश्न जो कुछ है उनमें से एक है कि मेरा घर कहाँ है, मेरी उपस्थिति के मायने क्या हैं। ये तमाम कविताओं में आपको मिलेगा। आइए हम लोग कुछ कवित्रियों के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें आती हैं। अनामिका की एक कविता है, आप सब जो लोग कविता प्रेमी होंगे आप में से ये देखते होंगे। उसमें ये
साहचर्य के मतलब मैं बराबर इस बात का निवेदन करता हूँ कि हिंदी कविता या हिंदी कहानी दोनों में या हिंदी उपन्यास में जो स्त्री विमर्श आया है उसने साहचर्य का एक नया सौंदर्य शास्त्र दिया है। साहचर्य का नया सौंदर्य शास्त्र है ये। इसके पहले साहचर्य का जो सौंदर्य शास्त्र था उसके समानांतर इसने एक नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ा है। और किस तरह की बात आती है, अनामिका अपनी एक कविता में उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किसी कविता को मुकम्मल पढ़िए, टोन सेट मत कीजिए, एक एक शब्द पढ़िए, नहीं तो कुछ आपसे छूट जाएगा। हो सकता है कि टोन निश्चित करते हुए आपको लगे कि आपसे नहीं छूटा, लेकिन छूट जाएगा, कोई दूसरा बताएगा। इसी तरह से यहां पर जीवन में कि हमें पढ़ो एक एक, जैसे हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। नौकरी पाना जाहिर है कि अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने का मामला है हमारे दौर में। स्त्री की आकांक्षा क्या है कि हमारे अस्तित्व को मुकम्मल समझो, टुकड़े टुकड़े में मत समझो हमारे अस्तित्व को, टुकड़े टुकड़े में मत समझो। सिर्फ एक काया नहीं है हम, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी हृदय है, हमारे पास भी चेतना है। ये जो अवसर पितृसत्ता ने समेट लिया था, वो अवसर हमें भी चाहिए। हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। यह जो आकर्षण की बात है, यानी कि जो जीवन में स्त्री की उपस्थिति को महत्व करने का मामला है, कि जैसे आप दूर भी कहीं कोई आंच देखते हैं और महसूस करते हैं, आपको उससे सुकून मिलता है। स्त्री कहती है कि हमें मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, हम तुम्हारे लिए ऐसे उपस्थित नहीं हैं, हमें महसूस करो, मुकम्मल महसूस करो। देखो तो ऐसे कि जैसे ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। जैसे आप नई सीखी हुई भाषा में कोई गलती नहीं करना चाहते, अर्थ का अनर्थ होने की गुंजाइश रहती है, ट्रैक से उतरने की गुंजाइश रहती है, उसी तरह से साहचर्य में भी ट्रैक से उतरने की गुंजाइश बनी रहती है, अगर हम एक दूसरे के प्रति बराबरी के का जो सौंदर्य शास्त्र है उसको न समझ पाए तो। थोड़ी सी जो पहाड़ों पर आप लोग पता नहीं कितनी बार गए हैं, अगर जाएंगे तो हर मोड़ पे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्त्री जीवन के साथ, साहचर्य के साथ भी यही होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और दुर्घटना वही नहीं है जो बाहर दिख जाए, कई दुर्घटनाएं होती हैं जो आत्मा पर घाव लिए चलती हैं। हमारे समाज में स्त्रियों के साथ ऐसा होता रहा है। स्त्री कवियों ने इसको स्वर दिया, इसको रेखांकित किया कि तुमने हमारी देह देखी, हमारा शायद बाहर से जो हमारी सजावट है उसको देखा, लेकिन जो हमारी आत्मा का घाव है उसको तो नहीं देखा, उसको तुमने कोशिश भी नहीं की, उसे देखने की कोशिश भी नहीं की, देखने की। यह जो स्वर निकल के आया है पिछले 30-35 वर्षों की हिंदी कविता में, स्त्री कविता में विशेष तौर पर, इस तरह से इसका स्वरूप सुनिश्चित हो रहा है। स्त्री कविता जो हिंदी की है या किसी की, वह पुरुष के विरुद्ध लिखी गई कविता नहीं है, वह पितृसत्ता के विरुद्ध लिखी गई कविता है। इसलिए साहचर्य के नए सौंदर्य शास्त्र की बात है। साथ तो दोनों का है, स्त्री और पुरुष का, लेकिन सारा विरोध शोषण के तंत्र का है, उस तंत्र का है जिसने स्त्री और पुरुष के साहचर्य में जाने अनजाने विष घोल दिया है। और स्त्रियां हजारों साल से उसी विष को पी रही हैं। तो जो स्त्री विमर्श आया है वो यही चाहता है कि ये खत्म हो, जो अमृत पुरुष के पास है वही अमृत स्त्री के पास भी हो, जो आजादी पुरुष को अपने लिए चाहिए वही आजादी उसे अपने पार्टनर के लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी, प्रिया के लिए भी रखना होगा। जो सपने वो अपने लिए देखता है, वो सपने देखने का अवकाश प्रिया के पास भी उतनी ही मात्रा में होना चाहिए। ये पूरा जो स्त्री विमर्श का स्वरूप है वो यही है कि हमसे कम वाली बात मत कहिए। रघुवीर सहाय की कविता है,
कि हमसे कम वाली बात न कहिए, हमको तो मतलब हम तो लेंगे पूरा का पूरा। कुछ इस ढंग की जो बात करते हैं रघुवीर सहाय। बल्कि मैं 1 मिनट वो रघुवीर सहाय की वो कविता ही उस पंक्ति लेकर के आता हूँ। हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। यह जो देखिए साहचर्य तभी होता है, बराबरी तो तभी आती है जब कहीं राई रत्ती भी कोई पलड़ा भारी और कम न रहे। दोनों पलड़ों को बराबर होना होगा, तभी चीज निकल करके आएगी और बात बनेगी। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा जो टोन सेट हुआ है, जो एक दृष्टिकोण बना है स्त्री विमर्श का कविता में भी, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, दिक्कत नहीं है कि यह कहानी और उपन्यास के साथ भी है। यही चीज है जो मुक्ति की आहट। देखिए एक चीज को और भी समझना होगा, जिसको लेके बहुत नाक भौं सिकोड़ते हैं लोग। देखिए स्त्री पर जितने भी अत्याचार हुए हैं वह देह के माध्यम से हुए हैं। देह ही एक तरह से वह रणभूमि रही है जिससे उसकी आत्मा को भी लहूलुहान किया गया, उसके हक, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई। इसलिए मुक्ति की पहली लड़ाई तो वहीं से शुरू होगी, लेकिन वह आरंभिक चीज है। अब स्त्री विमर्श उससे बहुत आगे निकल चुका है। अब वह बहुत सारे लोग बहुत हल्केपन से कहते हैं स्त्री विमर्श और तमाम देह विमर्श वगैरह को मिलाते हैं, लेकिन स्त्री विमर्श उससे बहुत आगे निकल गया है। यह बराबरी के सौंदर्य शास्त्र की बात कहने वाला विमर्श है। ये फिर मैं दोहरा रहा हूं कि यह पुरुष के विरोध में नहीं है, यह पितृसत्ता के विरोध में है। यह साहचर्य के पक्ष में है, लेकिन नए सौंदर्य शास्त्र के साथ साहचर्य के पक्ष में है। स्त्री विमर्श परिवार का विरोधी नहीं है, लेकिन परिवार की जो जड़ व्यवस्था है उसका प्रत्याख्यान करता है, उसमें परिवर्तन की आकांक्षा रखता है, चाहता है। वही सवाल कि मेरा घर कहाँ है, यानी कि ये ना कहा जाए कि ये पति का घर है, मेरा घर, यानी कि बात हो तो दोनों का घर। घर ठीक है कि लड़कियां कहती हैं कि मेरे घर आ जाइए, सब कुछ आ जाइए, लेकिन अक्सर आजकल तो रजिस्ट्री भी हो जाती है, दोनों नाम से सब कुछ है। वो सारी चीजें, भौतिक चीजें बदली हैं। ये बदलाव, और इसको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि इस सब में इन सब आंदोलनों की भूमिका रही है। कई बार सामने नहीं दिखती हैं चीजें, वो अंडर करेंट चीजें चलती रहती हैं, बदलता रहता है। नई पीढ़ी के जो पुरुष आए हैं उनमें बहुत सारा बदलाव आया है, बहुत सारा बदलाव आया है। ये कह सकते हैं कि 100-150 वर्षों का जो स्त्रियों का सीधे दिखने वाला संघर्ष है, और कई 100 वर्ष का मध्यकाल से लेकर भक्ति काल से लेकर अब तक का जो संघर्ष है, उसको समझना चाहिए। आप देखना चाहिए कि मध्यकाल में आखिर एक स्त्री को, जो कि बाद में बड़ी कवि हुई, भक्त कवि हुई, उन्हें विवस्त्र होकर क्यों बाहर निकल जाना पड़ा। यही चीज है कि जिस चीज के माध्यम से तुम हमें गुलाम बनाना चाहते हो, हम उस चीज को ही नकार देंगे अगर तुम ये करोगे तो। तुम्हारे पास भी देह है, हमारे पास भी देह है। अगर तुम्हारी देह का कोई ऐसा आधार नहीं बनता जिससे गुलामी आ जाए, तो हमारी देह से कैसे आएगी? और यह देखिए ना, वैज्ञानिक सत्य तो यह है कि सृजन की क्षमता जो है वह स्त्री में ही होती है। वो कमजोर कैसे हो सकता है जो सृजन कर ले? जो सृजन कर ले वो कमजोर कैसे हो सकता है? ये सारे सवाल स्त्री विमर्श लेकर के आया है, जिसका कोई उत्तर पितृसत्ता के पास नहीं है, सिवाय कुछ लुभावनी बातों के। तो जो अब स्त्री विमर्श है वो लुभावनी बातों में नहीं आता है। वो थोड़ा कड़क है, हैं? वो थोड़ा कठोर ढंग से अपनी बात कहता है, जो कि जरूरी है। एक कवित्री है रश्मि रमानी, नाम में से किसी ने, मैं कुछ ऐसी कवियों के भी नाम लूंगा जिनमें से हो सकता है कि आप कम परिचित हों। उनकी एक कविता है, देखो मेरी ओर कि एक औरत हूं मैं, रक्त मांस की बेजान पुतली नहीं, सोच और अनुभव का जीवंत संसार हूं मैं। यह जो आग्रह है, यह आग्रह जाहिर है पितृसत्ता से निवेदन नहीं है, पितृसत्ता से संघर्ष करते हुए आग्रह है कि देखो, अब देखना पड़ेगा तुमको। पहले होता था कि रोग आके कह लिया, नहीं,
अब तो देखना पड़ेगा तुमको, नहीं देखेंगे तो अब बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। रोज नई नई चीजें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और तमाम निर्णय जो स्त्रियों और तमाम वंचित लोगों के पक्ष में हैं। तो स्त्रियों का ये चीज़ है। एक कवित्री हैं स्वाति मेलकानी, उनके 2 संग्रह प्रकाशित हैं। स्वाति मेलकानी की एक कविता सुनाता हूँ आपको, देखिए कि कैसे नई स्त्री प्रेम को कैसे देखती है, प्रेमी को कैसे देखती है, कैसे ट्रेंड बदल गया पूरा का पूरा। तुम एक आदर्श प्रेमी हो, रंग बिरंगे फूलों और रेशमी पंखों से आगे निकलकर तुमने सदैव मेरी कामना की। यद्यपि तुम भी आधुनिक थे, पर प्रेम विशुद्ध पारंपरिक किया और प्रेम के सभी स्थापित मानदंडों को गाना तो कहीं अलग भी सुन सकते हैं। यद्यपि तुम भी आधुनिक थे, पर प्रेम विशुद्ध पारंपरिक किया और प्रेम के सभी स्थापित मानदंडों को पूर्ण करते हुए तुम आज तक नहीं स्वीकार पाए मेरी उस सत्ता को जो है मेरे शरीर से बाहर। मेरी उपस्थिति, सत्ता का यहां से उपस्थिति, मेरी वह उपस्थिति जो मेरी देह से अलग है। तुमने जितना स्वीकार किया, मेरी देह की सत्ता को स्वीकार किया। स्त्रियों का सारा संघर्ष यही है। देखिए, देह तो एक सत्य है, लेकिन देह ही अंतिम सत्य नहीं है, वह प्रथम सत्य है, वह प्रथम सत्य है। उसके बाद हजारों सत्य हैं, लेकिन पितृसत्ता देह को ही प्रथम और अंतिम सत्य बना देती है स्त्री के संदर्भ में। ये इसका प्रत्याख्यान है पूरे स्त्री विमर्श में, आपको दिखाई देगा, कविताओं में भी, आपको कहानियों में। आप 90 के बाद की गीतांजलि श्री की, सारा राय की कविता की, यहाँ तक थोड़ी वरिष्ठ, लेकिन 90 के बाद ही लिखना शुरू किया, मैत्रेयी पुष्पा के वहाँ भी आपको दिखेगा, और वरिष्ठ मृदुला गर्ग के वहाँ आपको दिखेगा, उनसे भी वरिष्ठ कृष्णा सोपती के वहाँ आपको दिखेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे परत दर परत, तो इसी ढंग से हमारे सामने निकल करके आती है। सविता सिंह की एक कविता, भी मैंने नाम लिया था आपको। जब फैल चुकी है रात इस कोने से उस कोने तक, जब महक रहे हैं करेली चंपा के फूल, हवा में जब बाकी है प्रेम की तरह अब भी कुछ नमी, देखूं कौन साथ देता है इस बेला में, एकांत के इस सम्मोहन में, जब रात उतार चुकी है अपने वसन। स्त्रियां इस तरह की भाषा में भी अपनी बात कहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बहुत आक्रामक वाली भाषा में ही अपनी बात, वो बहुत नरम शब्दावली में भी कहती हैं और निकल करके आती हैं। और फर्क हो जाता है इसी तरह से कई चीजें। एक कविता है, मैं एक उज्जवल काया हूँ, अंधेरा मेरी केश राशियों में ठहरा है और वही तुम्हारे आराम की जगह है। यह प्रत्याख्यान है, यह आलोचक मतलब आलोचना की दृष्टि से कही गई पंक्तियां हैं। तमाम इस तरह की। स्नेहमयी चौधरी का भी मैंने नाम लिया, वो अजित कुमार जी की पत्नी थी, अब तो दिवंगत हो गई। और ये सब लोग सन 50 के बाद, कीर्ति चौधरी, स्नेहमयी चौधरी, एक साथ ये लोग हिंदी कविता में आए थे। विचित्र स्थिति है, सख्त गर्मी है या सख्त सर्दी, दोनों में ही वह पसीना पसीना हो जाती है स्त्री। इसे समझने की जरूरत है। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, निश्चित तौर पर हम लोगों से अधिक उम्मीद की जाती है कि हम लोग इन चीज़ों को अधिक संवेदनशीलता के साथ समझें, इनकी गहराई को समझें, इनके महत्व को समझें। हम और आप सिर्फ कविता के ऐसे पाठक या श्रोता नहीं हैं जो सुना और आनंद लिया और चले गए। स्त्री विमर्श की कविता वैसे भी आनंद की कविता नहीं है, वो मनोरंजन की कविता तो कहीं से भी नहीं है। वो कैथारसिस की कविता है, वो विरेचन की कविता है, वो हमारा मानसिक और वैचारिक विरेचन करने वाली कविता है, वो हमारे पूरे चित्त को बदलने वाली कविता है। अगर हम संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ वहां जाते हैं तो यही काम दलित कविता भी कर रही है, दलित साहित्य भी कर रहा है, आदिवासी साहित्य भी कर रहा है। जो भी वंचना के विरुद्ध हैं उनको आप मनोरंजन की तरह नहीं ले जा सकते। यह है, यही है सत्य उनका। तो ये चीजें जो है निकल करके आती हैं।
बहुत सारी कविताएं आपको स्त्री कवियों के वहाँ मिलेंगी जो संकेतों में लिखी गई हैं। उन संकेतों को डिकोड करना भी बहुत ज़रूरी है। रश्मि रेखा की अब नहीं रहीं वो, ऐसी असमय चली गईं। उनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो आपको दिखेंगी। रेखा चमोली एक नई युवा कवित्री हैं, उनके वहाँ भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। अ, बहुत सारे कवियों को मैं चूँकि यहाँ जो उपस्थित हैं मैं उस तरह उद्धरण नहीं लेना चाहता, सारी चीज़ें लगता है कि दूसरे ढंग की चीज़, लेकिन ये जो लोग भी आए हैं आई हैं, ये बहुत सचेत लोग हैं। कवि कर्म इनके लिए कला भी है और ज़िम्मेदारी भी है। देखिए, कवि कर्म तो बराबर कला रहेगी। अगर वो कला न हो, तो फिर पम्फ़लेट और कविता में क्या अंतर रह जाएगा? पम्फ़लेट और कहानी में क्या अंतर रह जाएगा? कला तो है वो, कला रहेगी। लेकिन जो तमाम विमर्शकार आए हैं, आई हैं, उनके लिए कविता या साहित्य कला भी है और ज़िम्मेदारी भी है, दायित्वबोध भी है। वो एक अलग ढंग से उसको लेकर के आए हैं। प्रेमचंद ने बहुत पहले शायद इसीलिए कहा होगा कि साहित्य का काम मनोरंजन करना नहीं है, सोए हुए लोगों को जगाना है उसका काम। सोए हुए लोग माने जिनकी चेतना सो गई हो। नए ढंग से स्त्री विमर्श भी यही कह रहा है कि जो लोग पितृसत्ता की नींद सोए हैं, उनको जगा रहा है और जीने का नया शऊर सिखा रहा है। साहचर्य का सौंदर्य शास्त्र दे रहा है उनके हाथों में, उनकी पुतलियों में, उनके जीवन में, कि जीवन को इस ढंग से जी कर देखो, शायद अधिक आत्मीय, अधिक सुंदर हो जाएगा जीवन। ये बड़ा दायित्व है। साहित्य एक रात में कोई कानून नहीं है कि एक रात में बदल जाएगा। साहित्य धीरे-धीरे बदलता है, लेकिन जब वो बदल देता है, तो पूरी तरह बदल देता है। फिर कोई और आकर वहाँ अंधेरा नहीं फैला पाता। जो मैं अभी निवेदन कर रहा था कि बहुत सारे नई पीढ़ी के पुरुष आए हैं, जो लड़के हैं, हम लोगों से छोटी उम्र के जो हैं अभी, वो बहुत बदले उस उनमें कुछ हैं जो पूरी तरह पितृसत्ता से ग्रस्त हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे पुरुषों की भी आई है, जिनकी माँओं ने, जिनके पिताओं ने उन्हें सचमुच का मनुष्य बनाया है। उन्हें मर्द नहीं बनाया है, उन्हें मनुष्य बनाया है। जैविक रूप से तो वो मर्द रहेंगे, पुरुष रहेंगे, जैविक रूप से स्त्री स्त्री रहेगी। स्त्री विमर्श किसी को अपनी जैविकता बदलने की बात नहीं कर रहा है कि आप अपनी जैविकता बदल लीजिए, वो रहेंगे। लेकिन मर्द जैविक रूप से होना और एक प्रवृत्ति के रूप में हो जाना, दोनों में फर्क है। स्त्री विमर्श, स्त्री कविता यह फर्क करना हमें सिखाती है। हमें दिखाती है कि ये फ़र्क अगर हमें नहीं आएगा, तो हम शायद चीज़ों को गड्डमड्ड कर देंगे, बिगाड़ देंगे। नए दौर में बहुत छोटी और साधारण बात कहूँ मैं, कि नए दौर में माएँ अगर अपने बच्चों को अब किचन का काम सिखाते हैं, बच्चे माने बेटों को, किचन का काम सिखाती हैं, तो यह बदलाव की आरंभिक पाठशाला है। उन्हें किचन का दुख तो समझ में आएगा, प्याज काटने से आँख से पानी निकल आता है। हाँ, अब तो गैस का दौर आ गया, धुआं नहीं लगता, लेकिन फिर भी वहाँ एसी नहीं चल सकता किचन में, वहाँ फैन नहीं चल सकता। तो मई और जून, जुलाई, सितंबर में तक जो ये गर्मी पड़ती है, उसमें किचन में खड़ा होना, गर्म जगहों में क्या होता है, कैसे होता है, कहीं न कहीं उनका आत्मांतरण होगा। कहीं न कहीं कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो बदलेगा उनके भीतर। हाँ? तो धीरे-धीरे तो स्त्री कविता का जो स्वरूप बन रहा है, उसमें ये सब सकारात्मक चीज़ें हैं और सिर्फ़ सकारात्मक ही चीज़ें हैं, सकारात्मक ही चीज़ें हैं। अगर कहीं ऐसा भी मिलता है कविताओं में, जहाँ स्त्रियाँ बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ देह वर्णन जैसी चीज़ करती हैं, तो वो इसीलिए करती हैं क्योंकि सारे आक्रमण उनकी देह के माध्यम से हुए हैं। वो चाहती हैं कि आप इन चीज़ों को सहजता से स्वीकार करना सीखें, कि ये है, एक जैविक संरचना है स्त्री, एक जैविक संरचना है पुरुष। इसमें एक स्वाभाविक प्राकृतिक आकर्षण और साहचर्य हो सकता है, लेकिन मालिक और गुलाम का भावबोध नहीं हो सकता, वो चीज़ नहीं आ सकती, वो नहीं आनी चाहिए। यही सारा का सारा जो है एक कई लोगों की कविताएँ हैं। एक ज्योति किरण की कविता है जिसमें अंतिम है कि जब कभी मैं होती हूँ जिस्म से बाहर, मालिक आपे से हो जाता है बाहर। मालिक माने कौन?
जाहिर है जो साथी है, जो साथ में है, वो पति हो, प्रिय, जिस भी रूप में हो, पार्टनर हो, जब कभी मैं होती हूँ जिस्म से बाहर, मालिक आपे से हो जाता है बाहर, हृदय का कोई कोना जब भी सुगबुगाता, एक बड़ा सा पत्थर मालिक फेंक देता है उस कोने पर। आप देखें कितनी बारीक संवेदना है, कितनी ऐसी चीज है जो हम रोज देखते हैं, लेकिन हम उसे शब्द नहीं दे पाते। हम उसके भाव की जो गहराई है उसे नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते। साहित्य का काम तो यही है ना कि क्या होता है कि हम जब कहीं से गुजरते हैं, रोज जाते हैं, एक दिन अचानक रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है हमें, हम पत्थर नहीं हटाते, हम पत्थर के बगल से चले जाते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन वो पत्थर हमारी चेतना से अनुपलब्ध हो जाता है। वो सड़क पर है, लेकिन हमने उसके बगल से एक रास्ता निकाल लिया है। हमारी गाड़ी, हमारा पैर, हमारी साइकिल, हमारी मोटरसाइकिल, जिसमें भी हो, हम उस पत्थर के बगल से निकल जाते हैं, उसकी उपस्थिति के बावजूद उसे अनुपस्थित करते हुए। साहित्य यही काम करता है कि जो उपस्थित है, जिसे आपने अनुपस्थित मान लिया है, उसकी उपस्थिति को फिर आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। स्त्री कविता यही करती है कि जिस स्त्री की उपस्थिति को आपने अनुपस्थिति मान लिया है, वह अपनी मुकम्मल उपस्थिति को दर्ज करती है। लाइए, ये हमारी मुकम्मल उपस्थिति है, हम इस तरह उपस्थित हैं यहाँ पर, अपनी शर्तों पर उपस्थित हैं यहाँ, इस तरह जैसे तुम अपनी शर्तों पर उपस्थित हो। हम एक ऐसा समाज कहाँ बना पाए कि पुरुष 10 बजे रात को, 12 बजे रात को निश्चिंत लौट आता है, उसे अपनी देह को लेकर कोई भय नहीं होता। लेकिन स्त्री नहीं लौट पाती, क्योंकि उसकी सारी सजा उसकी देह के साथ जोड़ दी गई है, उसके सारे संकट उसकी देह के साथ जोड़ दिए गए हैं, उसकी सारी पवित्रता उसकी देह के साथ जोड़ दी गई है। सोचना तो पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर के। कौन सोचेगा? हम ही और आप सोचेंगे, हमारे जैसे लोग सोचेंगे, हमारे जैसे लोग जो हजारों लोगों से जुड़ते हैं साल भर में, विद्यार्थियों से जुड़ते हैं, तमाम तरह के सभा सोसाइटियों में जाते हैं, हम ही लोग तो ये बात कहेंगे, इसी तरह बदलेंगे। कविता हम लोगों से यही उम्मीद करती है, साहित्य हम लोगों से यही उम्मीद करता है। यह जो स्वरूप सुनिश्चित हुआ है, यह बताना किसका काम है? जो 10 तरह के भ्रम है, बताना किसका काम है? हमें सोचना होगा कि हम लोग उस लड़की को अच्छी लड़की क्यों कहते हैं, जो हर बात पे एस एस या हाँ हाँ बोलती रहती है, जो घर के सारे काम बहुत अच्छे से निपटाती है, सब कुछ। उस बच्ची की प्रशंसा क्यों नहीं कहते जो कभी कभी डपट के कहती नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, हाँ ये काम कर लो मम्मी तुम, ये पापा तुम कर लो, ये भैया तुम कर लो, या कुछ कर लो। वो हम लोग उसको कहते हैं थोड़ी अलग तरह की है, थोड़ी मतलब उसको अलग ढंग से तेज तर्रार बोलने लगते हैं, जबकि वो ज्यादा सही है, जबकि वो ज्यादा सही है। भाई उसका मन नहीं कर रहा उस समय वो काम करने का। अगर उसका भाई कह सकता है कि मेरा मन नहीं है, तो वो क्यों नहीं कह सकती कि मेरा मन नहीं है? अगर भाई घर का झाड़ू नहीं लगा सकता, तो वो क्यों लगाएगी झाड़ू घर में? भाई ये एक स्त्री के साथ जुड़ी हुई चीज क्यों होनी चाहिए? कभी रही होगी, वो क्यों थी, उसकी खोज चल रही है, और उसी का तो प्रत्याख्यान है। जीवन साहचर्य दो लोग मिलकर चुनते हैं, उसमें एक प्रिविलेज और दूसरा जो है वो गुलाम की तरह क्यों रहेगा? साहचर्य तो बराबरी पर रहेगा ना। अगर एक को आप अधिकार देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, एक व्यवस्था ऐसी बनाएंगे, इसका पूरा प्रत्याख्यान जो स्त्री कविता है हिंदी की वो करती है। और सिर्फ हिंदी की नहीं, अगर आप सब पढ़ते ही होंगे, अगर भारतीय भाषाओं की कविता में जाएंगे वहाँ भी यही मिलेगा आपको। आप विश्व कविता की ओर भी जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, यही चीज़ें मिलेंगी। यानी पिछले 100 वर्षों में दुनिया बहुत बदल गई है, हम लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है। अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो इस तरह से एक कविता है लीना मल्होत्रा की, फूल कर कुप्पा हुई एक रोटी रत जगा करती है प्रतीक्षा में। पंक्ति देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। फूल कर कुप्पा हुई एक रोटी रत जगा करती है प्रतीक्षा में, वह बस जिसमें मैं अकेली हूँ,
और तुम्हें अपने मानस पटल से निकाल कर बिठा लिया है मैंने बगल वाली सीट पर, उसी बस में भूल आई हूं मैं तुम्हें। यह कहने का साहस स्त्री कविता में आया है, स्त्रियों में आया है। कहना तो बहुत पहले से चाहती थी, कहा अब है, और सही समय है कि उनके कहे को सुन लिया जाए। कम से कम जो पुरुष लोग हैं वो लोग सुने इस बात को, कि उनके कहे को, शायद इससे दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, हमारी कल्पना से अधिक सुंदर हो जाएगी, चीजें बदल जाएंगी। अब बहुत सारी कविताएं, एक देवयानी एक कवित्री हैं राजस्थान की, उनकी एक कविता है, सुनो मेरी देह में अब वह आकर्षण नहीं रहा शेष, जिसके साथ तुम जा सको अपने रोमांचक सफर पर। ढल गई है यह बढ़ती उम्र के साथ, अब नहीं है इसमें यौवन की स्फूर्ति और कसावट। बस कुछ इच्छाएं हैं अब भी तनी हुई है, तनी हुई, बस कुछ इच्छाएं हैं अब भी तनी हुई, जिन्हें पूरा नहीं कर सकता कोई भी पुरुष, जैसे कि पूरा और एक निष्ठ प्रेम। स्त्रियों में यह विश्वास क्यों नहीं है कि पुरुष एक निष्ठ प्रेम कर सकता है? यह कोई अनुमान नहीं है, यह हजारों साल के अनुभव का निचोड़ है। यह हजारों साल के अनुभव से निश्रित कह सकते हैं कि तथ्य है, तथ्य है। स्त्रियां ये सवाल कर रही हैं, स्त्रियां ये बात कह रही हैं। बहुत सारे इस तरह के प्रसंग थोड़े से जो विचलित करते हैं, और जो लोग पितृसत्ता में बहुत गहरा यकीन करते हैं उनको तो मतलब लहूलुहान कर देती हैं ये कविताएं। उनको तो कहिए कि मतलब जिस्म बेचारा परेशान है, कहाँ से मतलब क्या है वो, अ, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। तो जो पितृसत्ता से ग्रस्त लोग हैं उनको तो ये कविताएं छलनी करती हैं उसी तरह। लेकिन जो बदले हुए लोग हैं उनके सामने भी सवाल है कि वो कितना बदल गए हैं, उन्होंने अपने को कितना बदला है। मैं फिर कह रहा हूं, एक रात में बदलाव नहीं होता है, कुछ क्षणों में बदलाव नहीं होता है। जो ये इस तरह की रक्त मज्जा में समाई चीजें हैं, कई बार बरसों लग जाते हैं। लेकिन अगर प्रक्रिया में होगा तभी बरसों लगेंगे, तो प्रक्रिया में आना जरूरी है, उसको ट्रैक पर लाना जरूरी है। अभी तो ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे है, उसको पटरी पर ठीक ठीक लाना और सही स्टेशन तक पहुंचाना जरूरी है, अन्यथा शायद बात बनेगी नहीं। वरना किसी स्त्री को क्यों कहना पड़ता, भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। वो भी नहीं, मतलब एक एक जो संलग्नता है जीवन की, उसका अभाव स्त्री कवियों के वहां बार बार रेखांकित होता है कि यह उनके जीवन में क्यों अनुपस्थित है। एक मतलब सबका, जितनी भी कवित्रियों के आप नाम लें, पुरानी या हिंदू जैन हो, या एकदम नई से नई जो कवित्रियों का मैंने नाम लिया अभी, उन लोगों का नाम लें, आपके सामने ये तमाम चीज़ें रहे। युद्ध के दिनों में जो स्त्रियों के साथ होता है, तमाम जगहों पर जो होता है, इन सबको विषय बनाया स्त्री कवियों ने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बनाया। अब स्त्रियों को, स्त्री कवियों ने कविता को वहां तक पहुंचाया जहां पर वो पति से इतर भी किसी पुरुष की प्रशंसा खुलकर करती हैं, और यह बोध देना चाहती हैं पितृसत्ता को कि पति से इतर पुरुष की प्रशंसा कोई पाप नहीं है। वह जिस पुरुष की प्रशंसा कर रही हैं वह उनका यह नहीं है कि वो प्रेम हो गया उनका। ये रिश्ते जो हैं वो किस तरह चल सकते हैं, इन सबको सामने लेकर के स्त्री कवि आई। तमाम जो आज़ादी की इबारत हो सकती है, स्त्री कविता ने वह लिखा है पिछले वर्षों में, और इस समय लगभग कम से कम 50 अच्छी कवित्रियां हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं, अच्छी कविताएं लिख रही हैं, और जिन्हें लेकर के आप तन कर खड़े हो सकते हैं कि ये हमारी भाषा की कविताएं हैं, ये हमारी भाषा में कविताएं आई हैं, और ये हम ही लोगों का है। पहले स्त्री बाजार नहीं जाती थी, वह फैली हुई थी समूचे घर में, लेकिन अब बाजार स्त्री के कदमों में है, उसके केस सहलाता उतारता कपड़े, सामान कोई भी हो बेची जाती है हमेशा स्त्री।
स्त्री विमर्श इस तरह भी देखता है बाजार को। जो पूंजीवाद आया है वह स्त्री जीवन को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, यह कविता वह रेखांकित करती है। बाजार भी पितृसत्ता का किस तरह पोषक है, इसको बता रहा है। ये कविता बताना चाहती है कि वस्त्र विन्यासों की आधुनिकता आधुनिकता की निशानी नहीं है। वस्त्र विन्यास की आधुनिकता के बाद भी कोई पुरातन हो सकता है अपनी चेतना में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, या उसको नए आभूषणों के साथ, नई साज सज्जा के साथ रखा जाए, लेकिन इसके द्वारा प्रस्तुत वही किया जाए जो 1000 साल से पितृसत्ता करती रही है कि यह देखो सौंदर्य है। स्त्री विमर्श यह कहना चाहता है कि स्त्री सौंदर्य सिर्फ उस साज श्रृंगार में नहीं है, स्त्री सौंदर्य श्रम में भी है, वो बौद्धिक चेतना में भी है, बौद्धिक कर्म में भी है। जैसे आप तमाम स्त्रियां, गौरी और आप सब लोग पढ़ा रही हैं, पढ़ाती हुई स्त्री भी सुंदर है, खेत में काम करती हुई स्त्री भी सुंदर है, बैंक में काम करती हुई स्त्री भी सुंदर है, साइकिल चलाती हुई लड़की भी सुंदर है, कार चलाती हुई लड़की भी सुंदर है, टैक्सी चलाती हुई लड़की भी सुंदर है। मुझे पिछले दिनों उबर में एक महिला मिली जो भारत की पहली उबर की महिला चालक हैं, दिल्ली में चलती हैं। उनके साथ दुर्घटना हो गई, पति एक दुर्घटना में मर गए, एक बेटा था छोटा सा उन दिनों, 1 साल का शायद, उसको पालना था, किसी तरह से 10 काम किए, और जब उबर का समय आया तो उन्होंने टैक्सी खरीदी और उसको स्वाभिमान से चलाती हूँ। मेरे लिए वो सबसे सुंदर स्त्री लगी उस समय, जब उसने अपनी बात बताई कि मैं ऐसे हूँ और इस तरह काम करती हूँ और इस तरह तन के खड़ी हूँ, अपने श्रम के बल पर, किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। मुझे लगा ये है सुंदरता, ये है सुंदरता। देखिए, दैहिक सुंदरता अपना मामला है, लेकिन वही सुंदरता नहीं है। सौंदर्य का प्रतिमान बदल जाता है। प्रेमचंद जब 1936 में कहते हैं कि हुस्न के मेयार बदलने होंगे, सौंदर्य के प्रतिमान बदलने होंगे, तो यही प्रतिमान बदलते हैं, इसी तरह प्रतिमान बदलते हैं। तो स्त्री कविता ने हमारे सौंदर्य के प्रतिमान बदले हैं, हमारे नजरिए को बदल दिया है, नजरिए को बदल दिया है पूरा का पूरा। ये बड़ा योगदान है, यह सामाजिक सांस्कृतिक योगदान है, साहित्यिक तो है ही, साहित्यिक तो है ही। इस योगदान को रेखांकित करना बहुत जरूरी है, हम सब के लिए बताना जरूरी है, लोगों के लिए। ये इस तरह की बहुत अनीता वर्मा की एक कविता है, लोग कहते, वही जो मैं आपसे कह रहा था अभी, लोग करते हैं डोरीन की तारीफ, कितनी अच्छी है, कितना खटती है, कितना सहती है, डोरीन अच्छी है, डोरीन चुप रहती है। ममता कालिया की एक कहानी है, बोलने वाली औरत। हमारा जो सौंदर्य बोध है वह, लगता है नेट हमारा प्रॉब्लम में आया है या क्या, तारीफ, लोग करते हैं डोरीन की तारीफ, कितनी अच्छी है, कितना खटती है, कितना सहती है, डोरीन अच्छी है, डोरीन चुप रहती है। हमारा यही जो सौंदर्य शास्त्र है, हमारा जो यही समाज शास्त्र है, और जो हमारा सांस्कृतिक बोध है, स्त्री कविता यही बदलना चाहती है कि बोलने वाली औरत भी अच्छी है, सिर्फ चुप रहने वाली औरत क्यों अच्छी है। आप कहें तो वो कुछ भी, मतलब कुएं में कूद जाए, कुछ भी कर ले, वो अच्छी है। आप अगर कुछ कहें, वो प्रतिवाद करे, तो बुरी है। स्त्री कविता इसी भावबोध को बदलती है, इसी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बदलती है, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलती है कि चुप रहना और हर चीज को स्वीकार कर लेना, यह अघोषित गुलामी है, अघोषित गुलामी है। इसके लिए गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। तो डोरीन जो हजारों साल की गुलामी है, उसको स्वाभाविक रूप से एक प्रतीक है मान लीजिए, स्वीकार कर ली। लेकिन ममता कालिया कहानी लिखती हैं बोलने वाली औरत, और बताती हैं, वो उसकी छटपटाहट और सारी चीज़ों को लेकर आती हैं। सिर्फ मैं प्रतीक के तौर पे कहना चाहता हूँ कि स्त्री विमर्श जो है वो बोलने वाली औरतों के पक्ष की कविता है। वो चाहती है कि औरतें गूंगी नहीं हैं, औरतें सिर्फ मीठी बात कहने के लिए नहीं होती, उनके मुंह में भी कड़वाहट आ सकती है, वो कड़वा बोल सकती हैं, कड़वा कह सकती हैं, और कई बार उनकी कड़वाहट हो सकता है कि औषधि का काम करे। पुराने दौर में सारी औषधियाँ कड़वी होती थीं, आजकल तो मीठी मीठी हो गई हैं,
है ना? दवाइयाँ पहले तो जितनी औषधियाँ मिलती थीं वो कोई खाना नहीं चाहता था, अचानक बड़ी कड़वाहट महसूस होती थी। तो स्त्री कविता एक औषधि की तरह है, उसमें थोड़ी-सी कड़वाहट हो सकता है पितृसत्ता को सुनाई दे, दिखाई दे, लेकिन वह कड़वाहट औषधि की तरह है, एक नए समाज की परिकल्पना के लिए, एक नए सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए, साहचर्य का एक नया सौंदर्य शास्त्र विकसित करने के लिए, संबंधों की नई परिभाषा गढ़ने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप गौरी जी ने, विश्वविद्यालय ने बुलाया और आप सब मित्रों ने सुना। इस मोहल्ले की बात उस मोहल्ले तक पहुँचे तो उस मोहल्ले से किसी और मोहल्ले तक जाएगी। बात ऐसे ही फैलती है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। धन्यवाद